हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस समय झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में, झारखंड अपडेट के इस चैनल में। 11 दिसंबर 2024 का यह सेशन है और इस सेशन में हम वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले दिनों झारखंड में कुछ घटित हुए हैं। वो करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे प्रश्नों को मैंने इस सेशन में शामिल किया है पूरे व्याख्या के साथ। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रश्नों को हम रिवाइज भी करेंगे, जैसा कि हर बार करते हैं। हर सेशन में कुछ ना कुछ नए प्रश्न और कुछ पुराने प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आज भी वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और सेशन के अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका जवाब आप चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। यह अभ्यास प्रश्न था, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? मनीष रंजन, रवि रंजन, कमल किशोर सोन या कमलेश साहनी? दोस्तों ESIS यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है कमल किशोर सोन को, और इन्होंने ही ESIC के महानिदेशक का पद हाल ही में संभाला है। आपको बता दें कि कमल किशोर सोन झारखंड कैडर के ही पदाधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, 1998 बैच के। इन्हें ही 31 मई 2024 को एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आपको बता दें कि ये ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक विभाग है और वर्तमान में कमल किशोर सोनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर के अपर सचिव और महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। मतलब इससे पहले वो कार्यरत थे, अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है ESIC के महानिदेशक के तौर पर। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं इस सेशन में। और नए सेशन में आज के नए सेशन में आज का नया प्रश्न है, पहला प्रश्न है, झारखंड में किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रेड A किस्म के धान की फसल के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कितने रुपये MSP तय की गई है? 1320 रुपये, 2320 रुपये, 2420 रुपये या 2520 रुपये? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसमें 100 रुपये अगर हम जोड़ दें तो 2420 रुपये, यानी प्रति क्विंटल जो किसानों को दिया जाएगा वो 2420 रुपये है ग्रेड A किस्म के धान के लिए। आइए इसके बारे में भी और डिटेल में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में किसानों से खरीफ फसल 2024-25 के लिए धान खरीद के लिए डेट फिक्स किया गया है, यानी 15 दिसंबर 2024 से खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। और विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है वो 2.3 लाख मीट्रिक टन, जबकि सेंट्रल पूल के लिए यानी केंद्र के लिए 3.7 लाख मीट्रिक टन। इस तरह से कुल 6 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2024-25 विपणन वर्ष में, जो खरीफ फसल के लिए है। खरीफ फसल दोस्तों आपको बता दें कि ये गर्मी के मौसम में होने वाला फसल है, यानी अप्रैल मई के समय इसे बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। इसमें धान भी शामिल है, इसलिए धान के बारे में आपको बता दें कि धान का जो MSP तय किया गया है केंद्र के द्वारा, उसमें झारखंड सरकार 100 रुपये अलग से भी दे रही है। और ये खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए है, जो 15 दिसंबर 2024 से खरीदारी जिसकी शुरू की जाएगी झारखंड में। इसके अलावा और डिटेल में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड A किस्म के धान के लिए 2320 रुपये MSP तय की है प्रति क्विंटल। वहीं झारखंड इसमें 100 रुपये और ऐड करेगी, यानी 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार बोनस का भुगतान करेगी किसानों को। और झारखंड सरकार सामान्य
धान के लिए 2400 रुपये देगी, जो कि केंद्र द्वारा 2300 रुपये दिया जा रहा था, और ग्रेड ए धान के लिए 2420 रुपये, जो केंद्र द्वारा निर्धारित है, वह 2320 रुपये निर्धारित है। और पिछले विपणन वर्ष की बात करें 2023-24 के लिए, तो करीब 25,357 किसानों ने से खरीदा गया था धान, और 1,7 लाख यानी 1,70,000 मीट्रिक टन धान का खरीदारी किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा पिछले खरीफ विपणन वर्ष में। प्रश्न नंबर 2 है, महेंद्र सिंह धोनी को किस टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है? 5 दिसंबर 2024 को यह घोषणा हुई है। इसके लिए ऑप्शन है गुडियर टायर्स, सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स या यूरो ग्रिप टायर्स। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी वर्तमान में कई सारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हाल ही में इन्हें एक टायर कंपनी है यूरो ग्रिप टायर्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है झारखंड के, यूरो ग्रिप टायर्स के द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 5 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई। आपको बता दें कि अब यूरो ग्रिप ब्रांड के सभी प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे धोनी, और यूरो ग्रिप जो कंपनी है वो टीवीएस यूरो ग्रिप टीवीएस टायर्स की एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड के नाम से ये जानी जाती है कंपनी, और इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। और यूरो ग्रिप टायर्स 2 और 3 व्हीलर्स के लिए टायर बनाती है। ऑफ हाईवे टायर्स में लीडिंग ब्रांड है ये, यानी 2 और 3 व्हीलर्स के लिए ये टायर बनाया करती है। नेक्स्ट प्रश्न है योजना से संबंधित। आपको बता दें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें कुछ बदलाव किया गया है, इसी से संबंधित है यह प्रश्न। आपको बता दें कि यह प्रश्न है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, और उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा के लिए 15% लाख तक ऋण मिल सकेगा। त्रिपक्षीय करार की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दूसरे राज्यों से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा। और या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको बता दें जो नया बदलाव किया गया है उसके अनुसार जो ये ऑप्शन है 4, इसमें से ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। यानी जो नया बदलाव किया गया है उसमें यह है कि त्रिपक्षीय करार की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है, और दूसरे राज्यों से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। और उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का ऋण का व्यवस्था पहले भी था और अभी भी ऐसे ही है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अब यदि कोई जो एलिजिबल स्टूडेंट है उच्च शिक्षा के लिए किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है, तो वह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेगा। उसे सिर्फ पूर्व का लोन बंद कर संबंधित बैंक से एनओसी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा उसे उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का ऋण अब इस योजना के तहत किसी भी एलिजिबल स्टूडेंट को मिला करेगा। इसके अलावा जो बदलाव है उसके संबंध में आपको बता दें कि योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए सिर्फ बैंक और विद्यार्थी के बीच ही अब करार होगा। पहले साथ में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल था, यानी त्रिपक्षीय करार होती थी। यानी एक छात्र होता था, एक बैंक और तीसरा सरकार, यानी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। और ये जो त्रिपक्षीय करार है इसकी जो बाध्यता थी वो अब समाप्त कर दी गई है। अब केवल एक एलिजिबल स्टूडेंट और बैंक के बीच ही यह करार होगा। यानी उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से करार करने की जो बाध्यता थी पहले, वो इस बदलाव के बाद समाप्त हो गई है। इसके अलावा जो एक और बदलाव है, स्थानीय जो निवासी हैं झारखंड के, वे अगर बाहर में भी पढ़ाई करते हैं, यानी 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा अगर बाहर दूसरे राज्यों से भी करके आते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा, यानी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। और इससे पहले बाध्यता थी कि झारखंड में ही 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा किया हो।
और अब यह जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार राज्यों से बाहर भी कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं या डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी है तो योजना का लाभ ले सकेगा, बशर्ते कि वो झारखंड का स्थानीय निवासी हो। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस पार्क में किया गया? मुगल गार्डन, लोधी गार्डन, बांसेरा पार्क या राष्ट्रीय जैविक उद्यान? आपको बता दें कि गृह मंत्री के द्वारा बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये बांसेरा पार्क में ये अनावरण किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यानी 2024 में 15 नवंबर को इसका अनावरण किया गया। और बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसी का अनावरण 15 तारीख को अमित शाह के लिए द्वारा किया गया है और दिल्ली में सराय काले खां के पास स्थित बांसेरा पार्क में इसका अनावरण किया गया। जो जगह है दोस्तों यह है दिल्ली के समीप सराय काले खां है, वहीं पे स्थित है ये पार्क जहाँ पे इसका अनावरण किया गया। इसके अलावा ISBT बस स्टैंड जो है सराय काला खां के पास ही उसके बाहर एक बड़े चौक का नामकरण भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। आइए अब 5वें प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, झारखंड सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरह कितने एकड़ में वैद्यनाथ कॉरिडोर निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 33 एकड़, 43 एकड़, 53 एकड़ या 63 एकड़? आपको बता दें जिस तरह काशी विश्वनाथ का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया गया था बनारस में, वैसा ही एक कॉरिडोर झारखंड में भी निर्मित किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा वैद्यनाथ कॉरिडोर देवघर में। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 33 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। हेमंत सोरेन द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है और देवघर को विकसित करने का फैसला किया गया है। यानी बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा कुल 33 एकड़ जमीन में और काशी विश्वनाथ की तरह ही इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और कॉरिडोर के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह 900 करोड़ रुपए है, जिसमें से 275 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए है। मंदिर के आसपास के मकानों और दुकानों के मालिकों को इसके लिए मुआवजा देने के लिए 275 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, ताकि जो भी आसपास के इलाके हैं जो अधिग्रहण क्षेत्र में आएंगे उन्हें इनमें से रकम दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। और इस सीरीज़ में हम लोग रिवीजन सीरीज़ में पिछले 2-3 सेशन से देख रहे हैं निधन यानी ऑबिचुअरी, यानी जो 2023 और 24 के दौरान जो झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ उसके बारे में जान रहे हैं। तो आज भी देखते हैं, आज इसका अंतिम सेशन होगा रिवीजन के तौर पर ऑबिचुअरी का। बुधवा उरांव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय धावक थे, ये रनर थे। जमशेदपुर में इनका निधन हो गया है। वो झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी थे। इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स 1986 में उन्होंने गोल्ड जीता था। साउथ एशियन गेम्स 1987 ढाका में भी 800 मीटर दौड़ में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता था। और कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस मीट 1989 में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर बुधवा उरांव ने भारत के लिए जीता था। वहीं बच्चा सिंह की बात कर ले तो ये नगर विकास मंत्री थे झारखंड गठन के बाद जो पहली सरकार बनी थी मरांडी सरकार में। उनका निधन भी धनबाद में हो गया। 2000 में झरिया से विधायक बने थे और उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। शिवनाथ प्रमाणिक की बात करें तो खोटा भाषा साहित्य के स्तंभकार साहित्यकार थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया बोकारो में फरवरी 2024 में। खोटा को स्थापित करने और विकसित करने में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। उनकी जो पहली पुस्तक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है 1985 में प्रकाशित हुई थी, रूसल पुटुस। इसके अलावा खोटा लोक साहित्य जिसका मूल आलेख हिंदी में है, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, विशेषकर जो सिविल सेवा झारखंड JPSC वगैरह की तैयारी करते हैं। शांति मुक्ता बारला की बात करें तो ये इंटरनेशनल एथलीट थी, इंटरनेशनल मास्टर एथलीट, जमशेदपुर की थी। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है।
जमशेदपुर स्थित विमेंस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर वह कार्यरत थी। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 60 से अधिक पदक वो जीत चुकी है। लालचंद महतो की बात करें तो ये भी झारखंड सरकार यानी झारखंड गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था, यानी मरांडी सरकार में उस समय ये ऊर्जा मंत्री थे। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री के तौर पर ये जाने जाते हैं लालचंद महतो। 72 वर्ष की उम्र में उनका भी अप्रैल 2024 में रांची में निधन हो गया था और डुमरी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह से वो 3 बार विधायक रहे हैं। इस तरह बच्चा सिंह और लालचंद महतो ये दोनों ऐसे मंत्री थे जो मरांडी सरकार में थे। झारखंड बनने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ था उसमें शामिल थे और दोनों का वर्ष 2024 में ही निधन हो गया है। इसके अलावा और कुछ हस्तियों के बारे में जान लेते हैं जिनका निधन हो गया है। उनमें है मोहम्मद रजीउद्दीन, ये एक शिक्षाविद थे, भागलपुर में इनका निधन हो गया है। शोध की दुनिया में चर्चित शोध पत्रिका कोलंबस जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के वे संस्थापक एडिटर थे, यानी फाउंडर एडिटर थे। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस घोषित किया गया था और 3 साल वो रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति रहे हैं। जस्टिन इमाम की बात करें तो पारंपरिक सोहराई कला और खोवर कला के लिए वो लोकप्रिय माने जाते हैं और 49 वर्ष उनका उम्र था। हजारीबाग में उनका निधन हो गया और प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले हजारीबाग के बुलू इमाम के वे बेटे थे। बता दें कि जस्टिन इमाम सोहराई कला को जीआई टैग दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी और जस्टिन के प्रयासों के कारण ही सोहराई और खोवर चित्रकला को संसद भवन में के दीवालों में जगह मिल पाई थी। बुधनी मंजियाइन की बात करें जिनका निधन धनबाद में हो गया, 80 वर्ष की थी वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के तौर पर उन्हें जाना जाता था। उस नाम से ही वो विख्यात थी। इससे संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि ये एक कहानी है, किस्सा है जो जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। मंजियाइन और नेहरू का एक किस्सा जो है वो बता देते हैं कि 6 दिसंबर 1959 की बात है, जब प्रधानमंत्री धनबाद पहुंचे थे पंचायत डैम और हाइडल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए, यानी डीवीसी का एक कार्यक्रम था जिसमें पंडित नेहरू पहुंचे थे और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि संथाल की एक बेटी थी उस एरिया की, धनबाद की बुधनी मंजियाइन जो 16 साल की थी उस वक्त, वो पंडित नेहरू का स्वागत करेगी और यह संथाल समुदाय से संबंध रखती थी। और ऐसा ही हुआ। जब नेहरू जी पहुँचे तो 16 साल की आदिवासी लड़की बुधनी मंजियाइन ने उन्हें स्वागत के लिए हार यानी माला पहनाई और पंडित नेहरू भी ससम्मान यानी सम्मान स्वरूप वापस माला को बुधनी मंजियाइन को वापस पहना दिए और यही कारण बन गया कि संथाल समुदाय में लोग ये समझने लगे कि जवाहरलाल नेहरू से बुधनी मंजियाइन का शादी हो गया। यह संथाल समुदाय में एक ऐसी परंपरा थी यानी अंधविश्वास था जिससे ये जाना जाने लगा कि बुधनी मंजियाइन नेहरू की पत्नी बन गई है। इसी रूप में जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के तौर पर वो जानी जाती थी। काफ़ी फेमस थी, अपने समय में भी फेमस थी और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के तौर पर जाना जाता था, इसलिए ये काफ़ी फेमस नेम है। उनका भी निधन हो गया है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित है। ये भी सरायकेला के छऊ नृत्य गुरु रहे हैं। 65 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया। 2012 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था और सरायकेला छऊ के संरक्षण और विकास के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अंतिम में आज के अभ्यास प्रश्न को जानने की। और आज का अभ्यास प्रश्न है जो आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं। और प्रश्न है आज का अभ्यास प्रश्न, किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हुई है? अंगोला, चाड, कैमरून या बुरुंडी? यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड अपडेट के इस चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।